एक रिजल्ट है हमारे पास ए नॉन कांस्टेंट ए नॉन कांस्टेंट entire function can have at most countable zeros। भाई कोई नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, उसके पास है अधिक से अधिक काउंटेबल जीरो होंगे। काउंटेबल जीरो का मतलब क्या है? या तो डी न्यूमरेबल होंगी या फाइनाइट होंगी या कोई भी नहीं होगी, उसको भी ऑलमोस्ट काउंटेबल में माना जाएगा। जैसे ई की जेड है, उसके पास कोई जीरो नहीं है, ठीक है। ई की जेड के पास क्या है? नॉन कांस्टेंट एंटायर है, नो जीरो है। साइन जेड के पास कितनी है? एन पाई है, ऐसे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होना चाहिए, उसके पास जो जीरो की संख्या होगी काउंटेबल होगी। और और दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो? और ए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन कैन हैव ना यूज करिए, वो तो पिछले में यूज कर लिया था। आप हैज यूज करो, हैज आइदर फाइनाइटली मैनी जीरोज और इन्यूमरेबल जीरोज। ठीक है, डिन्यूमरेबल जीरोस है। कांस्टेंट एंटायर फंक्शन में एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास जीरो अनकाउंटेबली मैनी है, वो जीरो फंक्शन है, आइडेंटिकली जीरो फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में आता है ये आइडेंटिकली जीरो फंक्शन, ये वाला। इट हैज अनकाउंटेबली मैनी जीरोज। अगर मैं बोलूं एफ जेड इक्वल टू वन, ये भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है। इट हैज नो जीरो। ये तो जीरो कभी होगा नहीं। एफ जेड इक्वल टू आयोटा, इट हैज नो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। तो एक दो रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैं स्टेटस पे लगाता रहूंगा, मतलब भी समझाता रहूंगा उसके बीच बीच में, ठीक है। तो हम फिफ्थ चैप्टर करते हैं फिर कॉम्प्लेक्स का। सर हाँ बस जी, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ सर जी, अगर क्वेश्चन है कि एफ जेड इज एंटायर हाँ हाँ, इफ एफ इज कांस्टेंट हाँ हाँ, देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी जीरोस, हाँ। तो वहां पे क्या हम ये कट जाएगा क्योंकि टेक एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू आई, जी अगर काउंटर मिल रहा है ना, कट जाएगा वो। ओके। एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 हम ये भी ले सकते हैं, हाँ, सिर्फ इतनी गिवन है कि एक एंटायर फंक्शन है, ठीक है सर। तो सर आप 8th वाले का आंसर चेक कीजिएगा सर, उसका ना आपने आंसर गलत दिया है। कौन सा एट्थ है? सर क्वेश्चन है कि लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन, एमसीक्यू वाला। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हाँ, फर्स्ट, इफ एफ इज कांस्टेंट, सॉरी एफ इज कांस्टेंट इफ द रेंज ऑफ एफ इज कंटेन्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये तो हाँ, ट्रू है सर। हम्म, फिर सेकंड है एफ इज कांस्टेंट इफ एफ हैज अनकाउंटेबली मेनी जीरोस, हम्म, तो ये यही वाला जो ऑप्शन है आपने ट्रू दिया है वहां पे आंसर में।
एफ इज कांस्टेंट। ये देखो ना, ये जी देखो, इस स्टेटमेंट के ना कई रूप है। मैंने आपको मैथमेटिकल लॉजिक में पढ़ाया था। इस स्टेटमेंट को दूसरी तरह कैसे लिख सकते हो? इफ देन में लिखो, इफ और देन। लिखो इफ देन में इसको। तो ये ऐसे हो जाएगा कि इफ हाँ एफ जेड हैज अनकाउंटेबली मेनी जीरोस हाँ देन एफ इज कांस्टेंट। हाँ। बताओ ट्रू है फॉल्स है? सर मुझे तो फॉल्स लग रहा है, काउंटर एक है मेरे पास। अनकाउंटेबली मैनी जीरोज है। इसका जी जो हाइपोथेसिस क्या है, देखो हाइपोथेसिस क्या है। एफ हैज हाइपोथेसिस ये है, ये हाइपोथेसिस है। मतलब यहां से उठाओ, इफ हैव हैज अनकाउंटेबली मैनी जीरोस, तो कंक्लूजन क्या निकाला? देन, और ऊपर एंटायर फंक्शन नहीं है, एंटायर मेंशन ना ऊपर। हाँ सर हाँ, मेंशन है। वो मेंशन है। हाँ कि एफ इज एन mention। एंटायर। हाँ, देन क्या कंक्लूजन निकालोगे आप? एफ जेड है जो आइडेंटिकली जीरो फंक्शन है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ये कंक्लूजन निकाला ना। हाँ इस फंक्शन को क्या बोलोगे? क्या इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हो? बिल्कुल यस। बिल्कुल बोल सकते हैं सर। हाँ, कन्वर्टिव नहीं है, कन्वर्टिव नहीं है। अगर कोई फंक्शन, अगर ये लिख के दे, ऐसे दे देता, इफ एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन देन एफ हैज अनकाउंटेबली मैनी जीरोज। अब जो गिवन हाइपोथेसिस आपकी ये है, एक स्टूडेंट यहाँ एफ जेड को जीरो ले लेगा, जिसने जीरो ले लिया उसके कोऑर्डिनेटर हो जाएगा। एक ने एफ जेड को वन ले लिया, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ काउंटर काम कर जाएगा, यहाँ ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन, जो जीरो फंक्शन है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फंक्शन जीरो नहीं होता। अगर कोई फंक्शन है कांस्टेंट है, तो वो नहीं पता क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। अगर कोई जीरो फंक्शन है हम उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। एफ जेड इक्वल टू सी ले लें सर। हाँ, कॉन्ट्रापोजिटिव अगर हम लें तो हमारा रिजल्ट ही जाएगा ना, जो कि आपने लिखा है। हाँ हाँ, कंट्रापोजिटिव लगा दो। अगर एफ जेड नॉन आइडेंटिकली जीरो फंक्शन है और एंटायर है, तो इसकी जीरोज है, अनकाउंटेबली मैनी नहीं हो सकती। हाँ, और सर इसी का जो सी ऑप्शन है वो सर इस तरीके से है कि इफ एफ इज कांस्टेंट, if f is bounded on z belongs to c such that ki real of z less equals to 0। देखो इसको फिर इफ देन में लिखो, ऐसे लिखेंगे, function is bounded इफ एफ इज बाउंडेड ऑन, इस सेट के ऊपर बाउंडेड है फंक्शन आपका, जो रियल जेड है लेस देन इक्वल टू 0, जिसका रियल पार्ट है। मतलब रियल पार्ट कौन है? एक्स है। e raised to the power x मतलब कि बाउंडेड हो जाएगा। कहता है देन एफ इज कांस्टेंट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एक्स है लेस देन इक्वल टू 0 है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि जेड एक्स प्लस आई वाई है। तो कौन सी थ्योरम लगी इसके ऊपर? लिटिल। क्या कहती है वो लिटिल पिकार्ड थ्योरम? कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी रेंज है, ठीक है, 2 से ज्यादा पॉइंट छोड़ती है, क्योंकि इसने बांध दिया ना जी। हाँ, तो अगर 2 से ज्यादा पॉइंट छोड़ती है तो क्या होता है? शर्त या कांस्टेंट होता है। रियल जेड बोला है इसने, ओहो, मैं सोचा रियल एफ जेड बोला है। देखो ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है।
ध्यान दें, इस बात पे ध्यान देना है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो जाती है, कितनी भारी मिस्टेक है। अगर मैं यहां यूज करता रियल एफ जेड, फिर होता सही है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता है यहां पर, u लेस देन इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन की सेंस क्या है, इसने जेड को बांधा है, जेड में भी सिर्फ एक्स पोर्शन को ना सर, हाँ जैसे मैं ई रेस टू दी पावर अगर जेड लेती हूँ तो ई रेस टू दी पावर एक्स मेरा बाउंडेड है, लेकिन वाई के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। हाँ, यहाँ कोई रिजल्ट ही नहीं है हमारे पास, ओके क्योंकि ओके जितना सर, रिजल्ट है ना वो इमेज पे है, एफ जेड पे रिजल्ट है सारे, ओके सर, ना कि ये जेड के ऊपर रिजल्ट है, एफ जेड के ऊपर है। लिटिल थ्योरम भी किस पे है, एफ जेड पे है, जेड के रेंज पे ऊपर है है। सर। जी तो सर, ये तो बड़ी मिस्टेक है, इसको जरूर चेक किया करो यहाँ ध्यान से। ओके, हाँ थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। तो जब देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करोगे, अपनी थ्योरी आपकी अपने आप क्लियर होगी, क्लासरूम में करोगे बैठ के सारे। अगर नहीं करोगे तो आप नुकसान कर रहे हो, ना करो। अब कल कोचिंग क्लास में तो क्या चलेगी, हमारी थ्योरी चलेगी, उसमें तो चलेगा नहीं है। अगर कोचिंग क्लास में आपके ये क्वेश्चन चलते तो आपको डबल बेनिफिट था। मैं कहता क्लास लगाओ, और जरूर लगाओ, मैं फोर्स करता लगाओ, छोड़नी नहीं है क्लास। लेकिन कोचिंग क्लास में चीज नहीं चलेगी अब के बाद, क्योंकि वो तो नए स्टूडेंट को थ्योरी पढ़ानी है मैंने। जी सर, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। चलो, हमारा जो लास्ट चैप्टर रहता है, चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, चैप्टर 5। इससे एक या दो क्वेश्चन पेपर में ना आए ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक, हमेशा आते हैं। ये चैप्टर है, इजी भी है और बढ़िया चैप्टर भी है। ये है सम ट्रांसफॉर्मेशंस है, सम ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके एससीक्यू एमसीक्यू ट्रू फॉल्स करने से पहले आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज का एक एक सवाल करना है इसका, तभी ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर अलजेब्रा वाली नहीं है, अलग है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसे कहते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स में एलटी किसे कहेंगे हम इसमें, इसमें जो एलटी होगा क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में चलती है मैपिंग। मैपिंग कैसे चलती है कॉम्प्लेक्स में, एक तो होता है आपका जेड प्लेन, इसको हम बोलते हैं जेड प्लेन। ये रियल एक्सिस बोला जाता है, ये वाला। इसे बोलते हैं हम इमेजिनरी एक्सिस, तो ये कहलाता है हमारा रियल एक्सिस। और ये कहलाएगा हमारा इमेजिनरी एक्सिस। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं सेट की प्रेजेंटेशन दूं, सेट की प्रेजेंटेशन में क्या आएंगे, वो जेड आएंगे, सच दैट जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, और एक्स और वाई दोनों क्या है, रियल है, और आई क्या है, -1 का रूट है। मतलब ये डेफिनेशन है आपकी कॉम्प्लेक्स की। अगर आप उसको ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो ये आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट बन जाएगा। मतलब इसमें वो ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट एक्स वाई क्या है, रियल है, तो ये आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट बन जाएगा। आर स्क्वायर एक अलग सेट है, सी एक अलग सेट है, क्योंकि दोनों की प्रेजेंटेशन अलग है। आर स्क्वायर में ऑर्डर पेयर उठते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के नंबर आते हैं उसकी फॉर्म में। जैसे इसमें 0 1 आएगा, इसमें आर स्क्वायर में, ये आर स्क्वायर है। 1 2 आएगा ऐसे, 1 3 आएगा, 0 0 आएगा, -1 5 आएगा, इस तरह से आएंगे।
कॉम्प्लेक्स नंबर के जो नंबर लिखे जाएंगे वो ऐसे लिखे जाएंगे। इस नंबर को क्या लिखा जाएगा, आई। इस नंबर को क्या लिखा जाएगा, 1+2i। मतलब टोटली अलग प्रेजेंटेशन है। 1+3i, 0, -1+5i। ठीक है, अगर मान लो मैं एक 6 जीरो डालूं तो यहां क्या लिखा जाएगा, 6। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अलग नोटेशन है, आर स्क्वायर में एक अलग नोटेशन है, दोनों अलग हैं। हालांकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, बल्कि डायमेंशन है दोनों के सेम है जब हम बातें करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, तो फिर एक मैपिंग लगाते हैं हम। मैपिंग जब हम लगाएंगे यहां से कोई भी पॉइंट उठाएंगे हम जेड, उस पे एक फंक्शन लगता है। मतलब उस पे क्या लगेगा, कोई फंक्शन लगेगा, कोई भी एफ लगेगा फंक्शन। तो फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करेगा। फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इसकी डोमेन ये होगी। अगर हम इसकी डोमेन देखें एफ की, क्या है, सी है। डोमेन पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो यहां से जो मैपिंग मिलती है आपकी सी तक मिलती है। मतलब जो यहाँ पॉइंट मिलेगा, हर पॉइंट की यूनिक इमेज मिलेगी। मतलब एफ जेड मिलेगा हर पॉइंट की। अगर ये फंक्शन है तो क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं हम, बस नाम है एफ जेड कहने की बजाय इसको डब्ल्यू भी कह सकते हो आप, कई जगह डब्ल्यू है। इसको हम कहते हैं जेड प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन, गाजियन प्लेन, कई नाम। इसको हम कहते हैं डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन में जब भी होगा ये यू एक्सिस होगा और ये वी एक्सिस होगा। ठीक है, यानी कि एफ जेड होगा या डब्ल्यू होगा, बस नाम दे दिया। ठीक है, तो एफ जेड या डब्ल्यू होगा तो इसमें क्या क्या होगा, डब्ल्यू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। ठीक है, आपने एग्जाम्पल काफी पढ़ चुके हैं आप। एग्जाम्पल आपने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे कि आपने एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर पढ़ा है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड स्क्वायर पे मापेगा। तो डोमेन इसकी क्या है, सी है। कोर डोमेन क्या है, सी है। रेंज भी आपकी सी आएगी। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। इसकी अगर आप डोमेन ऑफ डेफिनेशन देखो, डीओडी, डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, सी है। इसकी कोर डोमेन क्या है, कोर डोमेन सी है। और रेंज क्या आ रही है आपकी, सी आ रही है। जो इमेज है या रेंज है, कुछ मर्जी बोलो उसको, रेंज है जो क्या आ रही है, सी आ रही है। अगर मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर देता, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड से, ठीक है, डोमेन स्टिल हेयर क्या है, डोमेन ऑफ डेफिनेशन सी है। कोर डोमेन क्या अगेन, सी है। लेकिन रेंज बदल गई यहां पर। रेंज क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी आ गई। सी का सबसेट ही है ये, सी का सबसेट ही है। जो रेंज है कोर डोमेन का सबसेट होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं मैपिंग को। फिर हम यू और वी भी निकालना सिखाए थे पहले चैप्टर में, कि यहां पर यू कितना आएगा, यू। तो मैं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर को आगे खोल सकता हूं। कैसे खोल सकता हूं, मैं यूं कर सकता हूं, इसको वैल्यू देके एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy। यू कितना है, एक्स और वाई का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वी कितना है, 2xy है। ठीक है, एक और बात, इनके ग्राफ नहीं बनाए जा सकते। आप ग्राफ नहीं बना सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्योंकि ये 3D में चला जाएगा। जो एफ जेड फंक्शन है, डब्ल्यू फंक्शन है, वो 3D में चला जाएगा, क्योंकि एक डिपेंडेंट है, टू इंडिपेंडेंट है। तो ग्राफ किस में बनता है, जब एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो, ग्राफ इनके बनते हैं।
ग्राफ इनके बनते हैं, तो इसके ग्राफ नहीं बनेंगे। यहां सिर्फ हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, भाई कौन सी चीज कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ग्राफ इसके पढ़ ही नहीं पाएंगे हम। कभी सोचो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अगर आप बना दोगे, नहीं बना पाएंगे एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर का। अगर कहा जाए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बना दो, हम बिल्कुल बना देंगे वहां ग्राफ, क्योंकि वहां फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, ये एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट है। ग्राफ बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इसका ग्राफ है हम नहीं बना सकते, तो ग्राफिकली हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, तो इसलिए हम इसके ग्राफ ना पढ़ के हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन, इनकी मैपिंग, मैपिंग पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैपिंग कितने तरह की है वो सारी डिटेल इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। समझ आई हुई बात? यस सर। हाँ जी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम किसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स में, पहला टॉपिक हम ये पढ़ते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे बोलते हैं? ए फंक्शन डब्लू या एफ जेड कह सकते हो, जो लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? डिग्री 1 की ए जेड प्लस बी, ये जो पोलिनोमियल होता है लीनियर पोलिनोमियल ए जेड प्लस बी, वेयर ए पक्का नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो, अगर ये जीरो बन गया तो ये एलटी नहीं बनेगी कॉम्प्लेक्स की। ए क्या होना चाहिए? नॉन लीनियर, नॉन जीरो। एंड बी क्या होना चाहिए? एंड बी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। बी कुछ भी हो सकता है, बी जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, कुछ मर्जी हो सकता है बी। ठीक है, लेकिन ए पक्का नॉन जीरो होना चाहिए। आर बोथ कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स, दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स हैं। ए तो है नॉन जीरो, ए पे ध्यान रखना, और बी क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। डिफाइंड ऑन जेड प्लेन, जेड प्लेन is called a non-constant linear transformation, linear ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने वर्ड यूज किया है यहां पर नॉन कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट तो पढ़ने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। कांस्टेंट पढ़ने में क्या इंटरेस्ट हुआ? अगर मैं ए को जीरो ले दूं, मान लो मैं एफ जेड इक्वल टू बी पढ़ूं, देखो मान लो मैं एफ जेड इक्वल टू बी पढ़ूं, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ूं, भाई सभी नंबर को कहां पर ले जाएगी वो? जेड प्लेन का कोई भी नंबर दिया वो एक नंबर में फिक्स नंबर पे ले जाएगी। मान लिया बी नंबर ये है, तो सारे के सारे जेड प्लेन को कहां मैप कर देगी? बी पर मैप कर देगी। हालांकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो वो भी है, लेकिन वो क्या है? कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, वो सभी को बी पर मैप कर देगी। तो हमने क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़ा, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन को ये बी पे मैप कर देगी। ठीक है, तो कोई इसमें चार्मिंग चीज नहीं है, नई चीज तो मिली नहीं हमें कुछ भी। जब हम इसकी आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे या इनवर्स मैपिंग बनाएंगे, ठीक है, या फिर हम आगे है बहुत सारी प्रॉपर्टी और भी देखेंगे, क्रॉस रेशो देखेंगे, फिक्स पॉइंट देखेंगे। ठीक है ना, सारी बातें देखने वाले हैं हम नेक्स्ट उसमें। तो ये हमारा इंटरेस्ट का इतना विषय नहीं है, क्योंकि जहां
कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एलटी या कांस्टेंट मैपिंग बोलते हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो नॉन कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है। तो नॉन कांस्टेंट के लिए ए नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मैं सिंपल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं फिर ए बी कॉम्प्लेक्स हो, कुछ मर्जी हो, ठीक है। तो नॉन कांस्टेंट एलटी में आपको क्या लेना है, ए को नॉन जीरो लेना है। मतलब जैसे एफ जेड क्या हो सकती है, ये जेड हो सकती है, इसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े काम की आगे चल के ये नेमिंग कर दी है मैंने, इसकी आइडेंटिटी की नेमिंग होती है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जेड स्क्वायर नहीं आएगा, जेड की सिंगल पावर आएगी। जैसे मैं कह सकता हूं डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड आई जेड है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी पढ़ेंगे हम आगे, रोटेशन में काम आएगी। या आप कह सकते हो डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड 1/2 जेड है, काम आएगी। डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड जेड -1 काम आएंगी ये सारी। तो हम इस तरह की पढ़ेंगे, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कांस्टेंट में, ठीक है। लेकिन एलटी एलटी जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करोगे फिर आप ए बी क्या लेना, कॉम्प्लेक्स नंबर लेना, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना। हालांकि ये भी एलटी है, एफ जेड इक्वल टू 0, ये भी एलटी है। यहां पर ए बी कॉम्प्लेक्स है, बी भी कॉम्प्लेक्स है, दोनों को 0 ले लो। तो इसको बोलते हैं जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो एलटी बोलते हैं इसको। ये सबको 0 पे ले जाएगी, ये मैपिंग सबको 0 पे, ठीक है। तो जो मेन इंटरेस्ट है हमारा वो है नॉन कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो हम नॉन कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और इसी की आगे जाके टाइप बनेगी, इसी की टाइप बनेगी। तो नॉन कांस्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, 3 तरह की होती है, जो हम अब पढ़ते हैं। समझ आया भी यहां तक? यस सर। हाँ जी। क्योंकि ए का रोल है, आप देखोगे तीनों टाइप में ना मैं ए को नॉन जीरो लूंगा, तीनों टाइप में जिसको भी पढ़ाऊंगा आपको यहां पर। तो देयर आर 3 बेसिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। नंबर 1 ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होता है ट्रांसलेट कर देना किसी चीज को, खिसका देना, सरका देना, एक वस्तु को दूसरी जगह पर सरका देना, वो ट्रांसलेशन कहलाती है। दूसरी है रोटेशन, नाम बता रहे हैं जैसे। रोटेशन मतलब कोई मैपिंग दे रखी है उसको रोटेट कर देना, रोटेशन दे देना, जैसे घड़ी की सुई चलती है रोटेट कर जाती है वो। तीसरा मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई कर देना, मतलब साइज है चेंज कर देना, छोटा बड़ा कर देना, ठीक है, वो चीज है। ट्रांसलेशन में जस्ट वस्तु ट्रांसलेट होगी, मतलब साइज और शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइज और शेप है वही रहेगी। रोटेशन में वस्तु क्या करेगी, रोटेट करेगी, इसमें भी साइज शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैग्निफिकेशन में साइज और शेप पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। जो साइज के ऊपर फर्क पड़ेगा लेकिन शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्निफिकेशन में भी शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा, वस्तु ऐसी रहेगी, छोटा जतिन बड़ा जतिन, मतलब सिमिलर चीजें होंगी लेकिन छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं पहले हम लेते हैं ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन किसकी टाइप है, एलटी की है, तो डेफिनेशन हमें वहीं से बनानी पड़ेगी। मतलब इन ए एलटी
इन ए एल टी, एल टी कौन है, डब्लू या एफ जेड कह सकते हो, ए जेड प्लस बी। ए को ले लो 1 और बी क्या है, एंड बी इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ए को तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया बस 1, इसको नहीं कुछ और लेना, 1 ही लेना है। और 1 की खास बात क्या है, ये नॉन जीरो है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो दैट इज, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की हो, डब्लू। ए को मैंने 1 फिक्स कर दिया, यानी कि जेड प्लस बी टाइप की हो। तो इस टाइप की जितनी भी एलटी हैं वो सारी क्या कहलाएंगी, आपकी ट्रांसलेशन कहलाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मधु, एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमें क्या है, पहले एक फिगर दे रखा है, कोई फिगर दे रखा है पहले। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, जेड प्लेन में कोई डायग्राम दे रखा है। जेड प्लेन में मुझे ना एक रेक्टेंगल दे रखी है, ये गिवन है पहले। ओरिजिन पे एक सिरा तो उसका, दूसरा सिरा क्या है, एक्स एक्स के 2 पर है, तीसरा सिरा क्या है, 2 प्लस आई पर है। मतलब हाइट है एक, चलेगा एक यूनिट यहाँ पर, और एक सिरा कहां पर है, आई पर है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। मतलब आप इसको अच्छा से बनाने के लिए ये बना सकते हो रेक्टेंगल, ताकि आपको नजर आए इसका एरिया ये होगा सारा, ठीक है। ये तो है ही है एरिया, और अंदर का भी आ जाएगा। ये रेक्टेंगल है आपकी, जिसके वर्टिसेस क्या है, ओरिजिन है, 2 है, 2 प्लस आई है, आई है। तो मैं इसके ऊपर एक मैपिंग लगाना चाहता हूं। मैपिंग मैंने लगा दी डब्लू। जो डब्लू मैपिंग मैंने लगाई, वो लगाई है इसके ऊपर जेड प्लस 2 प्लस आई, ये मैपिंग लगा दी है। बी, बी का काम कौन करेगा यहाँ पर, 2 प्लस आई, ये बी है। तो बी यानी कि आप समझ गए होंगे 2 प्लस आई है, ये बी है। तो ये मैपिंग लगाने के बाद डब्लू प्लेन पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो जो डब्लू प्लेन पे फर्क पड़ने वाला है, इसे बोलते हैं यू और इसे बोलते हैं हम वी। क्या फर्क पड़ेगा, तो ओरिजिन की मैपिंग कहां हो रही है, मतलब ओरिजिन कहां जाएगा, तो जेड 0 है, वो कहां जाएगा, डब्लू में। तो डब्लू में वो कहां जाएगा, वैल्यू रख दो जेड 0 की, 0 प्लस 2 प्लस आई, मतलब 2 प्लस आई पे चला गया 0। मैं अलग कलर से बनाता हूं, 2 प्लस आई। अगर मैं नाम दूं, यहाँ 1 था, यहां मैं नाम दूं 1 2 3 4, यहां दूं 1 2 3 4, कैसे भी। तो 2 प्लस आई देखिए कहां चला गया, डब्लू में। 2 प्लस आई चला गया यहां, 2 प्लस आई हो गया। फिर देखिए 1 कहां चला गया, सॉरी 2 कहां चला गया, ये 2 कहां चला गया, Z2, ये चला गया डब्लू में 2 प्लस 2 प्लस आई, मतलब 4 प्लस आई पे चला गया। अब 4 प्लस आई को मैप करिए, तो 4 प्लस आई है, ये आएगा, ये 4 प्लस आई आ गया। फिर देखिए जो नेक्स्ट है, 2 प्लस आई कहां चला गया,
तो 2 + i चला गया W में, Z की जगह 2 + i पुट कर दीजिए, +2 + i पहले था, ये 4 + 2i पे चला गया, तो 4 + 2i अपलिफ्ट हो गया, 4 2 पे चला गया। ठीक है, और फिर लास्ट रह गया Z = i, कहाँ चला गया W में, तो ये चला गया i, Z की जगह i रखा, +2 + i, मतलब क्या हो गया 2 + 2i हो गया, तो 2 यहां था, +2i अपलिफ्ट हो गया, यहां हो गया। तो जो नया डायग्राम बनेगा ये रेक्टेंगल के बदले में रेक्टेंगल ही मिलेगी, मतलब फिगर चेंज नहीं होगा आपका। तो क्या मिली, जो गिवन रेक्टेंगल थी उसके बदले में रेक्टेंगल मिली, और वो रेक्टेंगल खिसक गई, खिसक गई, कितना खिसक गई, बी डिस्टेंस से, बी डिस्टेंस से राइट में खिसक गई और बी डिस्टेंस से ऊपर चढ़ गई। ठीक है, जो बी पॉइंट ऐड किया है वो ऐड करके राइट में खिसक गई और ऊपर चली गई। बट इसमें ना जो शेप में और साइज में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है ट्रांसलेशन में, ट्रांसलेशन में कंक्लूजन निकलता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसलेशन मैपिंग डज नॉट change does not change the shape and size of the object, ऑब्जेक्ट कहो, फिगर कहो, कुछ मर्जी कहो। ठीक है, ये शेप और साइज में बदलाव नहीं करती, ये सिर्फ ट्रांसलेट कर देती है, चीजों को खिसका देती है, सरका देती है। हाँ जी, समझ आ गया ये? बताइए, समझ आ गया ये? हेलो, यस सर। सर म्यूट करके कौन पूछता है कि समझ आ गया? मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने तुम्हारे मुंह पे चेपी लगाई हुई है, बंद रखा हुआ है, लॉक किया हुआ है। सर हाँ जैसे हम जेड में 2 लेते हैं एक्स और वाई, हाँ, तो 2 + i है, तो जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं डायरेक्टली अगर हम रियल में रियल पार्ट को जोड़ दें और इमेजनरी में इमेजनरी पार्ट को जोड़ दें, अब वैसे तो निकालने हैं जी वैसे निकालते हैं, वैसे ही निकालते हैं। ओके बिल्कुल वही है, मतलब प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है, प्रोसेस वही है। ठीक है भाई, समझ गए बात को? चला जाए आगे। जी सर। छोटी बच्ची अंकिता, तेरा क्लचर अच्छा लग रहा है, मुझे दे दे। ले लो मैम। पर सोची तुम्हारे बाल बिगड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, दूसरा देता हूँ। वैसे भी खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं मैम। आपके बहुत अच्छे हैं, आप जो अपना क्लिप है वो हम लोग को भेज दीजिएगा फिर। नहीं सर, आप अपनी चाय की प्याली भेज दीजिएगा हम लोग को, लेकिन चाय भर के, खाली नहीं। शादी में जाना है जहाँ पे भी कर गए हो। हमारे चाय में आजकल स्पेशल चीजें मिलाई जाती है मैम।
अरे सर चाय तो चाय है, हम तो चाय के शौकीन है, कुछ भी तुम्हें ला के दे दो, बस आजकल चाय का नाम होना चाहिए। चाय बनने में 6-7 जड़ी बूटियां पड़ती हैं। सर कहाँ चले गए हमारे? फोन पे बात कर रहे हैं सर। हो गई। ओ भाई चले गए सर तो। तो मैम आजकल तो खूब पढ़ रही हैं आजकल। ओ केसी सर होस्ट है, होस्ट पार्टी दे रहे हैं। नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ कि आजकल आप खूब पढ़ रही हैं। ओए, भगा दिया था मेरे को तुम लोगों ने। कैसे सर हम ने लोग बताया ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको कि हम लोग क्लास के बाद क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, लगता है जब से सर क्लास ज्वाइन किए पहली बार होस्ट बने थे, थोड़ी देर के लिए ही सही। अच्छा। आखिर आज वो मौका आ ही गया वो जिसका बाय आपने डिफॉल्ट इंतजार था। बढ़ गया। जो भी हो, मैं 1.5-2 सालों से देख रहा हूँ, जब से 2 सालों से हाँ, लग रहा है। मैं यही सोच रहा, सबका नाम आ गया, मेरा नाम नहीं आता था। ओ पार्टी होगी। पार्टी हाँ, बनती है। नहीं नहीं, पार्टी जैसे बढ़ती है, देखो। जो भी कोई मुबारक हो, बधाई हो। जो कोई होस्ट बनता था तो उसका नाम जरूर आता था कि ये होस्ट बन गए हैं, ये होस्ट बन गए हैं। ये रैंडमली उठाता है ना, रैंडमली। आज हाँ भाई, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ हाँ मेरे हाँ साथ। मुबारक हो सर, बधाइया। हाँ, फिर तो पुष्पा को भी इंतजार होगा। ओ मैं तो बन चुकी हूँ, याद नहीं अरे बन आपको? चुकी है। वेरी अच्छा, गुड सर। अंकिता को इंतजार है। मैम तो अंकिता भी बन चुकी है। मैम तो वैसे ही होस्ट है पूरे ग्रुप की। अच्छा, अंकिता जान है। हाँ। ठीक है जी, रोटेशन रोटेशन पढ़ रहे थे हम। रोटेशन में क्या होता है? द LT, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप W इक्वल टू AZ। इसमें B गायब है, B गायब है, मतलब आगे नहीं सरकाना आपने, ट्रांसलेट नहीं करना, सिर्फ रोटेट करना है। वेयर जो A का मोड है वो इक्वल 1 है। मैंने स्क्वार्ज लेमा करवा रहा था आपको। स्क्वार्ज लेमा में मैंने बताया था C का मोड है 1 है, और वहां बोला था, उसको रोटेशन बोला था। ठीक है, वहां सी की एन था, वो फंक्शन थे, तो यहां से आए हैं वो। इज कॉल्ड ए रोटेशन, ये रोटेशन कहलाती है। और आप कैसे लिख सकते हो? ए की विशेषता क्या है यहाँ पर? ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स है भाई। ए की कितनी चॉइस है? ए की कितनी चॉइस है? इनफाइनाइटली मेनी। हाँ, इनफाइनाइटली मैनी है, इनफैक्ट अनकाउंटेबली मैनी है, क्योंकि यूनिट सर्कल के सारे पॉइंट आ जाएंगे। क्योंकि मोड ए इक्वल टू 1 की विशेषता ये है कि जिसका सेंटर 0 है, रेडियस 1 का यूनिट सर्कल है, ये रेड पोर्शन से पॉइंट उठेंगे। तो ए आप क्या ले सकते हो यहाँ पर? 1 ले सकते हो। अगर आपने 1 लिया तो ये तो क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई। आप -1 ले सकते हो, क्या बन जाएगी? -Z। आपने ए को 1 ले लिया, फिर ए को आपने -1 ले लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, ए को I ले सकते हो, तो W कितनी बन जाएगी? IZ। हाँ ई की पावर आई थीटा भी ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ए को -I ले सकते हो, क्या बन जाएगी? -IZ। ठीक है, आप यहां से भी कोई पॉइंट उठा सकते हो। ये यहां पर क्या उठा लो? ए को 1/√2 प्लस I/√2, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ये भी हो सकता है। तो W आपकी क्या हो सकती है? ये भी हो सकती है I/√2 Z। तो ये सारी क्या है? रोटेशंस है, ऑल आर रोटेशंस। ए की विशेषता क्या है? ए नॉन जीरो है। ठीक है, ए नॉन जीरो है। तो इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का? और में हम क्या लिख सकते हैं? W को, जो केसी बता रहे थे, e⁻⁴ I थीटा।
ठीक है, इनटू जेड, क्योंकि ई रेज टू पावर आई थीटा, क्योंकि जब ए को आप खोलोगे ना, ए को खोलोगे, ओपन करोगे, क्योंकि ई रेज टू पावर आई थीटा आएगा, ये इसका मोड भी 1 होता है, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और थीटा क्या है, कोई भी रियल नंबर हो, आप थीटा की वैल्यू देते रहिए, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रोटेशन आती रहेगी। थीटा 0 ले दोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, थीटा को आप पाई ले दो तो ये आ जाएगी, पाई बाय 2 लोगे तो ये आ जाएगी, माइनस पाई बाय 2 लोगे तो ये आ जाएगी, अलग अलग पे अलग अलग आएगी। पाई बाय 4 ले दोगे तो ये आ जाएगी। डिपेंड करेगा ना आपका कि आप थीटा क्या ले रहे हो। तो थीटा से भी निकाल सकते हो आप, और यूनिट सर्कल से भी निकाल सकते हो, क्योंकि यूनिट सर्कल पे कोई पॉइंट होता है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट होता है, वो कोस थीटा और साइन थीटा टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, क्योंकि एक्स आपका क्या आता है, आर कोस थीटा सर्कल पे, तो आर 1 है, मतलब कोस थीटा टाइप का होगा। वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, यानी कि 1 साइन थीटा टाइप का होगा। तो जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है, तो इसलिए कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको ई रेज टू पावर आई थीटा भी बोल सकते हैं। तो इस टाइप का पॉइंट होगा ये। तो रोटेशन में यही होता है। समझ आ गया रोटेशन क्या होती है। अब मैं इसको एग्जांपल से करके दिखाता हूं आपको कि वाकई ये फिगर को कैसे कैसे रोटेट करता है। सर यहाँ पे जो थीटा है वो एनी रियल नंबर होगा या प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा? थीटा कोई भी रियल नंबर, क्योंकि रोटेशन में हम प्रिंसिपल में बांधते ही नहीं। ये सर्कल पे कितनी बार पॉइंट आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दिखेगा एक ही सर्कल, चाहे 4 बार खींचो चाहे 10 बार खींचो, एक ही सर्कल दिखेगा। एग्जाम्पल, जेड प्लेन में पिछला ही डायग्राम ड्रॉ कर लो। जेड प्लेन में पिछले वाला फिगर 0 पे थी, फिर 1 और 2, 2 पे था, फिर 1, ये था, ये फिगर था आपका, ये 2 प्लस आई था, ये आई था, ये फिगर था। अब आपने, ये जेड प्लेन में था सब कुछ, डब्लू लगाया, और डब्लू मैंने लगा दिया आई जेड, ये लगा दी। तो इसका मतलब है कौन सी मैपिंग लगी है, रोटेशन लगी है। तो 0 कहां रोटेट करेगी, जेड 0, डब्लू में लेके जाओ, यहां रख देंगे जेड की वैल्यू, यहां रखते रहेंगे, 0 आएगी। मतलब डब्लू प्लेन में कैसा फिगर बनेगा ये, 0 1 2 1 2। तो 0 के बदले में हमें मिला 0। फिर देखते हैं 2 के बदले में क्या मिलेगा, यहां रखा जेड की वैल्यू 2, तो डब्लू मिल गया 2i। 2i ये होगा, यहाँ पर ये i कहलाएगा, ये 2i कहलाएगा। ठीक है, तो 2 के बदले मिला 2i, ये मिल गया। ठीक, फिर देखिए आप जेड को जब दे रहे हैं हम 2 प्लस आई, तो डब्लू कितना मिलेगा, जेड की जगह 2 प्लस आई पुट कर दीजिए, आई 2 प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i प्लस आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर क्या होता है, -1 प्लस 2i, और -1 की पोजीशन कहाँ है, यहां है। ठीक है, तो -1 प्लस 2i मिल गया आपको, -1 प्लस 2i है, ऊपर है, ये है, ये -1 प्लस 2i है। फिर लास्ट पॉइंट रह गया, i के बदले में आपको क्या मिलेगा, जब z है i, तो w कितना मिलेगा, रख दिया यहां पर, तो i इंटू आई, क्या आई स्क्वेयर -1 मिलेगा, ये मिल गया, 4 पॉइंट मिल गया आपको। तो 4 पॉइंट मिलके
तो आप क्या करो, ये फिगर ड्रॉ कर दो पूरा। तो ये मिला, तो फिगर आपका क्या रोटेट हो गया, रोटेट हो गया। जो डायग्राम आपका वो रोटेशन में आ गया। रोटेशन में कितना आया अब 90। आई, हाँ गुड 90। क्योंकि आई का अगर मैं पोलर फॉर्म देखूं क्या बनेगी, π/2। मैं इसको ई की π/2 आयटा लिख सकता हूं, क्योंकि cos π/2 प्लस आई साइन π/2। तो किस एंगल से रोटेट हुआ ये, थीटा इक्वल टू π/2 से हुआ। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ, या काउंटर क्लॉकवाइज, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा, ये नहीं होता कि आपका फिगर फिगर चलता है, पूरा आपका जो एक्सिस है वो भी ट्रांसफॉर्म होता है ना, पूरा 90 डिग्री पे। क्योंकि अगर आप ओरिजिन के ऊपर सेंटर मान के, इसको केंद्र मान के, इस पे कुछ ना कुछ ऐसा घुमाओगे इसको, फिगर को, मतलब कितना रोटेट करोगे यहां से 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री आप रोटेट करोगे। तो जब 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये पूरी लाइन है, ये वाई एक्सिस का ये बन जाएगी। सर अगर किसी ए का एंगल पता चल जाए, हाँ, फिगर को उस एंगल से रोटेट कर दूंगी। बस बस कुछ नहीं करना। सर एंटी क्लॉकवाइज के बाद क्या लिखे हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज। थैंक यू सर। यार इतने दिनों में तो अमरजीत है ना, वो कहते हैं ना आंख के इशारे में, आंख के इशारे में समझ लेना चाहिए अब तो। आंख दिखाई नहीं देती मुझे। और अमरजीत सर सीधे साधे व्यक्ति है, आंख वाग ये सब उनके बस का नहीं है, क्या तो बिगाड़ते रहते बच्चे को। कहने का मतलब ये है, बंदे की सांस से भी समझ जाना चाहिए क्या कहना चाहता है। अब मैथ क्या कम है जो सांस को भी समझना लोग शुरू कर देंगे। इतना दूर से सर कैसे हो पाएगा। थोड़े पास चले जाओ, नहीं तो पास बुला लो। अरे भाई अमरजीत, क्या दिल की वेव दिल से नहीं मिली अभी तक? क्या दिल को अच्छा अच्छा फील नहीं होता? आपका आवाज सर बहुत अच्छा लगता चल है। दिल पे हाथ रख के बोल ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, आपका आवाज सर। सर अमरजीत तो बेचारा आपकी आवाज सुन के ही वेल हो जाता है। अच्छा, मैं अमरजीत की सुन के हो जाता हूँ। आप तो घर कईयों की सुन के हो जाते हैं, मेरी भी हाँ और डालती। आज मैडम ने ना 6 मार दिया है और मेरे को बोल्ड कर दिया है। नहीं, आप ने बोल दिया, ये हर रोज ऐसा ही करती है। आपने अमरजीत को बोल दिया उनकी आवाज अच्छी है। हाँ, तो अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। बहुत अच्छा लगा क्योंकि अमरजीत से पहले ही मेरी तारीफ हो चुकी है। बुरा तो मुझे तब लगता है जब मेरे को नहीं कहते सर, मेरी तो रोज ही हो जाती है। कुछ चीजें शेयर करना पसंद नहीं आता। नहीं भाई, पता क्या पुष्पा, तू बैठी तो इतनी दूर है, मुझे फील ऐसे हो रही है मेरे पास ही बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अमरजीत बैठा इतनी दूर है, मुझे ये फील हो रहा है बिल्कुल दिल के करीब बैठा है। ये बैठा है, ये साइड में बैठा है, बाएं साइड। मुझे लगा आप ड्रॉ तो नहीं करने लगे। हमको तो दूर का ही फीलिंग आता है सर, क्योंकि बहुत दूर है। हाँ सर, किसी से अरे कैसी कमाल है, मुझे ये लग रहा है तू ये बैठा है, देख दिखाऊं। अब सर ये बैठा है टेबल पे बैठा है। अरे वाह, सर रागिनी मैम की दादी है। ओ रागिनी कहाँ है दादी जी? दादी जी को नमस्कार करूंगा। सलमान खान वाली बॉडी से दिखा रहे हैं। सलमान खान की तो फिट है अपने आगे। मुझे तो दिखे नहीं सर, मुझे दूर बैठा रखा है। क्या मुझे तो दिखे नहीं, दूर बैठा रखा है। कहाँ बैठा रखा है दूर? ले देख, तू भी देख ले आजा अंकिता आजा। सारे आने के लिखोगे। अब आते भी नहीं जब बुला रहा हूँ।
चलिए, रोटेशन में क्या होता है, जो आपका फिगर है वो रोटेट हो जाता है किस एंगल से, थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल हम इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि इसका ना पोलर फॉर्म बदल देंगे। तो पोलर फॉर्म आप इस नंबर का हमेशा बदल पाओगे। ठीक है, तो उस एंगल से आप क्या करो, फिगर को रोटेट कर दो। उस एंगल से फिगर को रोटेट करना है। फिगर को करना है, कभी पूरे एक्सिस को रोटेट कर दो। पूरे एक्सिस को रोटेट कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये नहीं, कई स्टूडेंट पता क्या सोचते हैं यहाँ पर, ये सोचते हैं कि इस एक्सिस को रोटेट करके ना वहां रख दिया गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बारी आएगी आपकी इस बात की बारी आएगी, मान लो मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये दे दूं, जेड क्या है आपके पास, ये है मान लो 1/√2 प्लस I/√2 इनटू में जेड है, डब्ल्यू ये आपके पास। अब क्या करोगे, क्या करोगे अब, इसको पोलर में पाई चेंज बाई करते 4 हैं सर। cos पाई बाई 4 I sin पाई बाई 4 हाँ e की हाँ पावर I पाई बाई 4 तो हाँ 45 डिग्री घूमेगा। हाँ, तो फिगर रोटेट होगा आपका, फिगर रोटेट हो जाएगा, जैसा ये बना हुआ है ये बन जाएगा। तो फिगर कितने डिग्री पे रोटेट होगा, 45 पे। ये नहीं कि कहीं एक्सिस को यहां पहुंचा दो उसी को रोटेट कर दो। एक्सिस रोटेट नहीं होता, फिगर रोटेट होता है। एक मिनट, किसी का कॉल आया है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। हाँ 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 हाँ, हाँ, अंकित अंकित ने सुबह मैसेज किए थे, ठीक है। हाँ, तो जो नया बैच है ना हमारा, 1 जून 1 उससे स्टार्ट हो जाएगा, जून से। एमएससी कब हुई है आपकी, एमएससी कर चुके हैं, अभी कर रहे हो एमएससी? अच्छा, बीएससी कर रहे हो, अभी फाइनल में हो। चलो, मैं ना अभी मेरी क्लास ऑफ नहीं हुई है, मैं आपको ना क्लास ऑफ होते ही कॉल करूंगा। वैसे तो नो, मेरी क्लास है ना अभी ऑफ नहीं हुई है, मैं क्लास ऑफ होते ही आपको दोबारा कॉल करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको, भी इंतजार करो थोड़ा सा, 15-20 मिनट ना कर दो। ठीक है। हेलो, हाँ जी, हम क्या कर रहे थे अब यहाँ पर, हम कर रहे थे, क्या कह रहे हो? छुट्टी कर रहे थे सर। छुट्टी कहाँ कर रहा हूँ, अभी तो 10-15 मिनट और लेना है। बस ये रोटेशन है, एक मैग्निफिकेशन है, खत्म करके भी छुट्टी कर रहा हूँ। बोर हो गए क्या? ना सर, मैं तो वैसे बता रहा था, मजाक कर रहा ओके था। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, जो रोटेशन ने क्या किया, इसमें फिगर आपका रोटेट हो गया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो मेन पॉइंट आया, ए रोटेशन, ए रोटेशन डज नॉट चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी शेप और साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस एलटी में भी। तो ना तो पड़ा था रोटेशन में ना ट्रांसलेशन में फर्क, बस रोटेट हुई है चीज कोई एंगल से। अब लास्ट है हमारे पास है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है,
मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन में क्या होता है? ALT of the form W equal to AZ, where A क्या है? पॉजिटिव है। देखो यहां भी A नॉन जीरो है, B पक्का जीरो हो गया, A पॉजिटिव है, तो इसमें A क्या हो गया? एक रियल नंबर होता है, दैट इज A इज रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो। और पिछले वाले में A क्या होता था? कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। पहले वाले में A वन था फिक्स, ठीक है। दूसरे वाले में A क्या था? कॉम्प्लेक्स नंबर था। किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था? यूनिट सर्कल से था। यहां A क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, देन इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, देन इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अगर आपने A को वन ले लिया फिर तो आइडेंटिटी होगी, कोई चेंज नहीं करेगी, जो जो है वही देगी, आइडेंटिटी हो जाएगी। A को वन ले लिया तो आप A को अलग अलग ले सकते हो। A को आप टू ले सकते हो, A को आप थ्री ले सकते हो, A को फोर ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप A को टू ले लीजिए। अगर आप A को टू लोगे तो W कितनी बन गई? 2Z बन गई। A को अगर मैंने हाफ ले लिया तो क्या बन गई? W 1/2Z बन गई, ठीक है। जब A है जीरो और एक के बीच में हो, इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कोई चीज है कॉन्ट्रैक्ट होगी। अगर आप A एक से बड़ा लेते हो तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड, चीज है इन लार्ज होगी है, बड़ी होगी है, इसमें छोटी होगी, इसमें बड़ी होगी, एक से बड़े में। तो इसमें साइज है डबल हो जाएगा, इसमें साइज है आधा रह जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर दो रवि इसको। यस सर। ओके, जैसे एग्जाम्पल लो, आप पिछला ही रेक्टेंगल ले लो, सारा काम हम उसी पे करेंगे। ए की फिगर लेके, जीरो था, वन था, टू था, आई था, 2i था, तो हमारा फिगर ये था, ये 2 + i था। तो W मैंने लगाई, 2Z लगा दी W प्लेन में, तो जीरो था, 1 2 3 4, यहां I 2i ऐसे चलता रहेगा। बताओ जीरो कहां मैप होगा? जीरो पे। और टू कहां मैप होगा? 4 पे। और 2 + i कहां मैप हो जाएगा? 4 + 2i पे। और i कहां मैप हो जाएगा? 2i पे। तो जो आपका फिगर है ये बन जाएगा। तो फिगर का साइज है पहले से क्या बन गया? डबल बन गया, चेंज हो गया साइज, क्योंकि ए आपका क्या है? ग्रेटर देन वन है। ए आपका टू है, ग्रेटर देन वन है, तो चीज है मैग्निफाइड होगी। अगर मैंने ए को हाफ ले लिया होता, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती, सिकुड़ जाती फिर वो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन मैपिंग, does not change, does not change the shape of the figure। मतलब आप है, आप ही रहेंगे, लेकिन जो आपकी फोटो लेते हैं हम,
आपकी फोटो का साइज बदल जाएगा, बट इट चेंजेस द साइज ऑफ द फिगर, साइज ऑफ द फिगर प्रोवाइडेड, शर्त क्या है साथ में, ए एंड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ए 1 ना हो। अच्छा, ए नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पहले ही बोल दिया था, तो ए पे सारा खेल था। पहले में ए 1 लिया, दूसरे में ए लिया मैंने उसका मोड 1 यूनिट सर्कल से, तीसरे में ए पॉजिटिव लिया, बस ये खेल है सारा। ठीक है, तो इस बेस पे आपने ना एक्सरसाइज 5.1 करनी है। तो एक्सरसाइज 5.1 के मैं क्वेश्चनों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हो तो गया है सारा, आपने वो करनी है। अगर आपके पास है बुकलेट हो, आपको इमेज बतानी है क्लोज डिस्क की, तो क्लोज डिस्क के बदले क्या मिलेगा वो बताना, राइट साइड में क्या मिलेगा। तो आपके पास है ना, चलो कल कराता हूं मैं इसको ना, कुछ एक एक क्वेश्चन करा दूंगा कल तीनों का, फिर कंप्लीट हो गई है, क्योंकि अब तो टाइम हो गया, मैंने कॉल भी करनी इसको। हेलो, ये समझ आ गया जी? कोई बात नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हाँ जी, तीनों में से सर किसी में शेप नहीं बदलेगा। क्या हो